जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। और बातों का क्या है, बातें तो होती ही रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, और हिंदी के पहले क्वेश्चन में क्या कहा है जरा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, सॉरी हिंदी का नहीं है, जीके जीएस का। ठीक है ना, हिंदी का नहीं है, हिंदी के इसके आगे होंगे। पहले जीके जीएस के क्वेश्चन हम करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो भैया जो सौर सेल होता है उसको बनाने के लिए जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सिलिकॉन। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कहा है कि वर्ष 2023 में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2023 का क्वेश्चन आया हुआ देखो भैया। और 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे वो थे आपके यानी गुआना के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की और 4 की, एक साथ ले लेते हैं। तो 3 में कहा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो है बरगद। ठीक है ना, बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए कथकली नृत्य की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, और उड़ीसा का ओडिसी है, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो भैया मोरारजी देसाई को भारत रत्न मिला है, गुलजारी लाल नंदा को मिला है, राजीव गांधी को मिला है, महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें कहा है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो भैया श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह चलते हैं। तूफान की तरह दौड़ रही है हमारी ट्रेन, है ना। देखो 2 मिनट में 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। मतलब जो सौर प्रणाली है उसका आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोपरनिकस। ठीक है, आगे हमसे पूछा है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। जो भारतीय नौसेना है यानी जल सेना जो है, नौसेना का जो अध्यक्ष होता है उसके पद को क्या कहा जाता है, या अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये पूछा है, तो उसमें कहा जाता है एडमिरल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें कहा है कि जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है। जो जुकाम हो जाती है, मामूली सी ठंड हमें लग जाती है, तो उसका कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी विषाणु यानी वायरस के कारण जो है हमें जुकाम हो जाता है। अच्छी अच्छी जिसमें छींका आती है, नाक से निकलता माड़, है नी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कहा है कि मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। तो भैया जो मेनिंजाइटिस रोग होता है ये मस्तिष्क के लिए होता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी हमारा जो दिमाग होता है उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि मैं बात करूं, तो इसमें हमसे पूछा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, भारतीय संविधान जो है उसमें समवर्ती सूची जो है वो किसके संविधान से ली गई है, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 11 में। तो भैया समवर्ती सूची का जो प्रावधान हमारे संविधान में लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 में क्या कहा है, 12 में हमसे पूछा है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है। अगर आप सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे तो ये क्या है, नागरिक का एक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इसमें कहा संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, है ना। तो जो मसौदा समिति थी या जिसने प्रस्तावना प्रस्तुत की थी वो व्यक्ति कौन था, उसका नाम हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 13 में। तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म कौन सा त्रिरत्न नहीं है।
तो जैन धर्म में त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे। त्रिरत्न क्या थे बौद्ध धर्म के? त्रिपिटक बोलते थे उन्हें, है नी, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और यहाँ पर त्रिरत्न जो थे बौद्ध धर्म की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन से थे? आपका सम्यक ज्ञान था, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, लेकिन ये नहीं था सम्यक विश्वास। और कौन सा नहीं है यही हमसे पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? यानी तैथिस सागर था, और इस तैथिस सागर से ही तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय का गर्भगृह से कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? तो ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक, क्योंकि अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है अग्रणी है, सबसे पहले स्थान पर आता है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन था? मतलब जो आमिर खान की फिल्म थी ना लगान, उसका निर्देशक कौन था? डायरेक्टर का नाम पूछा क्वेश्चन नंबर 17 में, तो वो थे आपके आशुतोष, ऑप्शन नंबर सी आशुतोष गोवारिकर। आगे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कहा है? इसमें पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 18 में कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? मतलब पुनः का मतलब दोबारा, पहले होते हैं कच्चे दांत जिन्हें हम दूध के दांत कह देते हैं, और दूसरे दांत जो आते हैं निकल के, उनकी संख्या कितनी होती है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या। चलिए, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताना अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से योग के पथप्रदर्शक कौन थे? मतलब योग दर्शन किसने शुरू किया, ये कह दो। क्या योग के प्रदर्शक कौन थे, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 में। वो थे पतंजलि, इसको तो सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20 में क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए इधर। 20 में कहा है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसा हो जाता है? तो भैया जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो हमारा जो जी का मान है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि हजामत का शीशा, मतलब जो हम शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उसका जो शीशा होता है वो कैसा होता है, कौन सा होता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि मैं बात करूं तो हजामत के शीशे को हम कहते हैं कॉन्वेक्स, यानी अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अंग्रेजी नाम भी याद रखना, कॉनकेव यानी अवतल। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें कहा है कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो जो आपके भारत की लोकसभा है उसके सबसे पहले जो आम चुनाव हुए थे वो 1951 से 52 में हुए थे, यानी 1952 में पहली लोकसभा गठित हुई थी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, इसमें क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। 23 में कहा टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब जो हड्डी टूट जाती है उन हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो भैया ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इसमें कहा प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, उनके जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, जो कि जीके का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, मतलब जो दूषित या गंदा जल के कारण, गंदा जल पीने से या उसके सेवन से होता है, वो रोग है हैजा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 9 मिनट में 25 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगला जो भाग नंबर 2 है, दूसरा जो सेशन है वो हमारा गणित का है, और 25 क्वेश्चन आपको गणित के आएंगे, 25 ही क्वेश्चन हिंदी के, 25 अंग्रेजी के और 25 जीके जीएस के। तो 25 नंबर का जीके हमने कर लिया,
अब 25 नंबर का गणित करते हैं, तो फटाफट बने रहिए आप मेरे साथ, बहुत जल्दी टेढ़ फेढ़ एकदम मैं कर देता हूँ। जो ज़्यादा इजी क्वेश्चन होंगे वो आपको करने के लिए मैं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा, जो कि मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। देखो भैया, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य, तो हम कैसे करेंगे भाई, 100 गुणा उसका विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, और उसके बटे हम क्या करेंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है, यानी वो 100 रुपये की, ठीक है ना, वस्तु थी, 4% की उसे क्या हो गई, हानि, ठीक है, तो कितना हो गया 96, और कुल वस्तु बेची कितने की थी, 960 रुपये की, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें तो 96 से इसे मैं काटूंगा 10 बार, और 10 की गुणा इसमें हो जाएगी, कुल मिला करके 1000 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर। आगे क्या कहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। कैसे करेंगे, 1206 का 1/3 कर दो, लो जी, 1206 का 1/3 यानी 1/3, ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है, ये 26 था। तो देखो 12 से पहले से काट दो, कैसे काटेंगे, 4×3 = 12, 0, और आपका हो जाएगा 4×2 3×2 6, तो 402 आ गया। अब हमसे पूछ लिया था प्रतिशत, क्या कि इसका 1/3 का 134 का कितने प्रतिशत है। तो कैसे करेंगे, 402 बटे 134, और प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे, 100, ठीक है। जब आप इस सब को हल करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा 300, और कहाँ रखा 300, ऑप्शन नंबर डी में रखा, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है इसने, 28 में क्या रखा हमसे कि यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। देखो भैया, पहले तो हम पुरुषों की संख्या मान लेते हैं, मान लो पुरुषों की संख्या, जो पुरुष थे, क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुष जो थे वो कितने थे, 100 थे, ठीक है। और स्त्रियां कितनी है, स्त्री वो कह रिया है 90, यानी कह रिया है ना 90% है, तो टोटल पुरुष कितने बचे, 10 बचे, हमें प्रतिशत निकालना है, तो 100/90, 90 आएगा 90, और गुणा क्या आ जाएगा आपका 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000 गुणा 10 और बटे 9। तो यदि हम बात करें इसकी, तो लगभग 111, ये लगभग 111 के आसपास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29 में क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए। ये कह रखा, जोन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की, 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी थी। मान लेंगे हम राशि, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, मान लेंगे, माना राशि जो थी वो कितनी थी, x थी, ठीक है। अब साधारण ब्याज अगर मैं निकालूं, तो साधारण ब्याज हमारा कितना निकलेगा, वो हो जाएगा 770 दे रखा है ना, तो -x कर दो उसे, जो आपका ये ब्याज सहित राशि है, तो उसमें से ब्याज घटा दो। अब मूलधन निकालना हमें, और मूलधन ही क्या है आपका, राशि पूछ लिया है। तो देखो इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला मत लिखो, डायरेक्ट कर दो। साधारण ब्याज होता, साधारण ब्याज कितना आया, 770 माइनस x, और इसकी गुणा में आ जाएगा 100, और इसके बटे क्या आएगा, समय गुणा दर। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है इन्होंने कहीं दिया, ये है 4 वर्ष, और दर कितनी दी है, 10%, तो हो जाएगा 4×10, ठीक है। 10 से तो इसे काट दो, कितना हो जाएगा, 10×2 कितना हो जाएगा, ये आगे चल के हो जाएगा आपका, इस 10 की गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70×10, और माइनस के ये हो जाएगा तुम्हारा, यानी 10x, और इसके बटे कितना चल रहा है, 4, ठीक है। आगे यदि हम बात करें, तो इसको हल कर लो,
और हल करने के बाद अपना आंसर ले आओ। ठीक है, हल कर लोगे तो हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा लगभग 550 आपका आंसर आएगा। कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 550। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा हमसे? ये कह रखा है 6400 यानी 6400 का 2 वर्षों का 7/1/2% की प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो भाई, इसके लिए एक फार्मूला होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या ना, तो फार्मूला होता है कि मूलधन और ब्रैकेट में आ जाता है 1 प्लस 10/100 उसके बाद समय और फिर माइनस का 1। मैं सवाल जमा देता हूँ। कितना दिया इन्होंने? 6400। ये आ गया ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 15/200 आएगा 200। ठीक है, और इसकी घात 2 और माइनस के 1। ठीक है, इसको हल कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। ये कहना है 15 कहाँ से आया? देखो 7 दूनी 14 और एक 15/2 और नीचे 100 आता है ना, तो ये 2 हमने डायरेक्ट 100 में गुणा कर दिया तो 200 हो गया। इसको ट्राई करो और अपना उत्तर लेकर के आओ। नेक्स्ट क्या कह रही है? प्रश्न संख्या 31 और 32। यहाँ से लेखा चित्र दिया गया है जिसमें कामगारों की संख्या और उनके दैनिक भुगतान को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कैसे? इधर तो दैनिक भुगतान दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। इधर कामगारों की संख्या दी है, देखो 2, 3, 4, 9, 16, 20, 26। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पर कैसे होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पहले क्वेश्चन में कहा है कि उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक भुगतान 20 है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, आपने अगर सही से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और देखा होगा तो इसमें देखने पर पता चलेगा कि 20 ही है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 की अगर हम बात करें तो 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कुल कितने रुपए था। ठीक है, तो 35 था। ठीक है ना, 35 था, तो कैसे करेंगे? 9 गुणा 35, और हम जानते हैं 35 नमा कितने होते हैं? 315। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो ये बिल्कुल हल्का है, बच्चों वाला सवाल है, ये आपको करना है। कैसे करोगे? चलो मैं ही कर देता हूँ। इधर रखा 1 प्लस 1/5 और ये बताना कितना आएगा। ये बड़ा वाला बटे है ये। तो देखो ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, 1 प्लस 1 बटे, इसको देखो 5 एकन 5 और एक 6, 6/5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा 6/5। और यदि हम बात करें तो इसको पलट देंगे ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/6। अब इसका एलसीएम ले लो, सबका कितना? 6, और ये हो जाएगा 6 एकन 6 यानी 6 प्लस 5, कुल मिलाकर 11/5 आ गया। कहाँ दिया 11/5? तो 6 था ना नीचे ऑप्शन में, 11/6। ठीक है, और 11/6 दिया आपका ऑप्शन नंबर ए में। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, इसमें क्या कह रखा है जरा ध्यान दीजिए। इसमें कहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तीय 520 है और उनका महत्तम सामवर्तीय 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या बताओ। हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा में से, LCM गुणा HCF, चाहे हिंदी में लिख दो। ठीक है, एक संख्या दी है कितनी? 52, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। लेस है और में से की हम बात करें तो लेस दिया है 520 और में से दिया है 4। सब इस सवाल में से पढ़ के दिखा है मैंने। ठीक है, 52 से जब इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 10, और ये हो जाएगा 10 चौक 40। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 35 की। देखो 35 में क्या करना, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सवाल है, हो जाएगा। आप ट्राई करना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सोल्व करके इसको डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो 36 में क्या कहा? 35 का आंसर एक आएगा। 36 में कहा है कि ये बताइए इसके अनुक्रम में अनुयुक्त संख्या कौन सी है। देखो 69, 169 13 का वर्ग है,
फिर ये 144 12 का वर्ग है, फिर ये 11 का, फिर ये 10 का, फिर 9 का, यानी 81 आता, जो कि गलत दे दिया, क्या 82। यही आंसर है, गलत संख्या ही हमसे पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो 37 में क्या होगा, देखो भाई ये दिया √64, यानी देखो मैं यहाँ को लिख देता हूँ √64 माइनस के √36। हम जानते हैं ये किसका वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 6 का, घटाओ कितना बचेगा 2। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 और 39 दोनों एक साथ देख लीजिए। 38 की अगर हम बात करें तो 38 में हमसे कहा है कि यदि 1 + 2 + 3 ... 100 तक x का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं x का मान ज्ञात करने के लिए टोटल कितना दिया है 100, यानी इसके लिए एक फार्मूला होता है n और n+1 मतलब n+1। तो पहला फार्मूला लिख दो n+1 और बटे 2। n का मान 100 गुणा 100 + 1 और बटे 2। ठीक है ना, जब आप इसको हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, यानी 50-50 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो कैसा होगा देखो। इसमें क्या कहा है 39 में कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिन में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। यानी 8 घंटे काम करती है, 8 घंटे काम करती है और 18 दिन में पुस्तक तैयार कर देती है। अगर 12 दिनों में पूरा करना हो तो कितने घंटे काम करेगी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 39 में। देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है D1 मतलब पहला दिन और H1 मतलब पहले घंटे। भाई हम कर देंगे D2 और H2। D1 यानी 18 घंटे, यानी 18 दिन 8 घंटे। D2, तो D2 की अगर हम बात करें तो 12 दिन और घंटे, हमें H2 का मान निकालना है। 6 से काट दो, 7 दूनी 12, 6 18 और 2 एकन 2, 2 चौक 8 और 4 तिया 12, मतलब H2 का मान आ गया 12 और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा, एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिन तक चलता है। तदनुसार यदि दोनों गांव में वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिन चलेगा। देखो भाई कैसे करेंगे, एक में तो चल लिया है तुम्हारा, जो ए गांव है ए में चल लिया है तुम्हारा कितने दिन 28 दिन 21 दिन, और जो बी है उसमें चल लिया है कितना दिन 28 दिन। दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लो 84। ठीक है, तो ये कितना गुना हो गया 4 गुना, और ये कितना गुना हो गया ये 3 गुना, टोटल कितना हो गया 7 गुना। ठीक है 7 हो गया। अब यदि हम बात करें तो टोटल कितना 84, यानी 84 अनाज है, 7 के हिसाब से चलना है तो कितना आ जाएगा 12 7 84। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, इसमें क्या कहा है 41 में कि 500 फीट लंबी रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। देखो भैया कुल मिलाकर के रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 500 और प्लेटफॉर्म की कितनी है 700 फीट और 10 सेकंड में वो पार कर रही है ना। तो कैसे करेंगे इसको, यानी 500 + 700 और बटे 10, जोड़ो कितना हो गया 7 5 1200 और बटे 10, 1 0 से 1 0 कुल मिलाकर के 120 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 120 फीट प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर हाँ डी दे तो रखा है ये 120। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, इसमें क्या कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखो परिमाप निकालने के लिए हमें पहले व्यास निकालना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं ना। हाँ चलो चलो चलो, देखो कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। दो भुजाओं की लंबाई दे दी, एक की 15 एक की 22, तो दूसरे की कितनी होगी, उसकी भी 15 हो जाएगी। तो परिमाप पूछ लिया है इसका, तो अगर हम जोड़ा 15 15 30 42 या 22 22, 52 या 59 बैठेगी इसकी, 52 या 59। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें हम, तो 43 में क्या कहा है कि एक अर्धवृत्त खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप कितना होगा, और पाई का मान 22/7। देखो अर्धवृत्त का व्यास दे रखा 63, तो इसकी त्रिज्या लिख लो पहले, यानी जो त्रिज्या होती है, कहने का मतलब आर, तो ये हो जाएगी 63/2। अब अर्धवृत्त खिड़की का परिमाप निकालो। हम जानते हैं परिमाप कितना होता है, परिमाप ये होता है तुम्हारा पाई आर प्लस 2r, ठीक है ना। तो पाई का मान कितना रखना, 22/7। आर का मान कितना है, 63/2, गुणा 2 कर दो और गुणा 63/2 कर दो, ठीक है। इस सबको जब आप हल करोगे तो आपका 162 आ जाएगा, और 162 ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में क्या कहा कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है। कुछ मत करो, कमरे का विकर्ण निकाल दो, विकर्ण। और कमरे का विकर्ण निकालने के लिए हम जानते हैं कि सबका वर्ग कर दो। देखो 12 मीटर है, 12 का वर्ग प्लस 8 मीटर है, 8 का वर्ग प्लस 9 मीटर है, 9 का वर्ग है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 12 का वर्ग 144 होता है, 8 का 64 होता है, और 9 का 81 होता है। इस सबको जब जोड़ोगे तो ये बैठेगा 289, और हम जानते हैं 289 किसका वर्ग है, 17 का। देख लो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो भाई, मान लो वस्तु x रुपए की थी और उस पर छूट दे दिया है, मैं डायरेक्ट कर दूं। देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यानी कि आपका 100 रुपए की वस्तु है, छूट दे दिया कितने की, वो 24% की, तो 100 में से 24 घटाऊंगा, कितना बचेगा, 76 बटे, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका 100 और गुणा वस्तु कितने की बता रहा है, वो 342 की, 342 की। भाई इसको हल कर लो और अपना आंसर ले आओ। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या कहा है, दो अभ्यर्थी पी और क्यू के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि पी के अंक 120 हो तो क्यू के अंक कितने होंगे। देखो भाई क्यू के अंक पूछ रहा है तो लिख दो क्यू के अंक। कैसे ज्ञात करेंगे, सुनो, क्यू के अंक ज्ञात करने हैं हमें। पी के कितने दिए हैं, 120, पी के अंक दिए हैं 120। हमें ज्ञात किसके करने हैं, क्यू के। क्यू का मान कितना दिया है इसमें, क्यू का मान है 5, तो ऊपर तो रखेंगे 5 और नीचे इनका आ जाएगा अनुपातिक योग, 5 और 2 7। नहीं नहीं नहीं, पी का मान है ना 2, हाँ तो 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, 5/2। देखो इससे काट दो, कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6×2 12 और 6×5 30, यानी 300। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको भी देख लो। दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तक जाने वाले उनके समय का अनुपात कितना। देखो गति का अनुपात जो है और चाल का अनुपात, समय का अनुपात पूछे तो पलट जाएगा, यानी ये दिया 5:4 तो हो जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पलट जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा, यदि 20 प्रक्षेपणों x1 x2 और x20 तथा y हो का औसत y हो, तब x1 माइनस 101, x2 101, x3 101, xt यानी 101 का औसत क्या होगा। अरे भैया कुछ मत करो इसमें, कुल मिलाकर के 101 गुणा कितना है 20 और बटे 20 ये कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा। तो y माइनस के कितना बचेगा 101। ये आपका आंसर है, खाली भ्रमित कर रखा सवाल में है कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें तो 49 में क्या कह रखा है, 49 में कहा कि 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाती है तो औसत कितना होगा। हो जाएगा, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये 27 संख्याओं का योग निकालो, यानी 27 संख्याओं का योग अगर हम निकालेंगे तो कितना दिया है 27 है, और इनका औसत कितना दिया 60। इसकी जब गुणा करेंगे तो 27 छक्का 162 यानी 1620 हो जाएगा। अब वो कह दिया 28 के स्थान पर क्या लिख दिया 82। तो देखो औसत पूछ गया, औसत टोटल 1620 है, 28 सही था लेकिन इन्होंने लिख कितना दिया था 82, बटे टोटल कितना है 27। इसको हल कर लो क्या आएगा आगे देखो। अगर हम बात करें 1620 में से 28 घटा के जब 82 हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1674, और इसको जब मैं 27 से भाग दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। तत्पश्चात यदि वह 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो भाई, दूध का क्रय मूल्य निकालो, दूध कितने का था 630 रुपये का था। अब उसने जो बेचा 9 रुपये लीटर से बेचा, 70 लीटर था, 5 लीटर पानी मिला दिया तो कुल मिलाकर के दूध हो गया 75, और 9 रुपये का बेच दिया है तो 675। तो लाभ कितने का हो गया ये देखो, पहले तो उसे लाभ हो गया 45 रुपये का हो गया आपका लाभ। हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो देखो 45 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है 630 पर, और गुणा कर लो 100, एक जीरो से एक जीरो, कुल मिलाकर के इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी 450 को भाग देनी है 63 से, और अपना आंसर ले आओ 7 सही 1/7, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगला भाग हमारा शुरू हो जाता है हिंदी का। हिंदी में क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 80 तक दिए गए में मतलब ठीक वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी किसकी है, शुद्ध हिंदी वाला शब्द हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें, जो कि हिंदी का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो भैया 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यावहारिक ऐसे लिखा जाता है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, तो इसमें भी स्वतंत्र यानी ऑप्शन नंबर डी इस तरह से लिखा जाएगा, ये शुद्ध है। और हम बात करें 88 की, तो 88 में हमें बताना है कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, सॉरी 78 में, तो सी हो जाएगा उपयुक्त। वही हम बात करें 79 में, तो यहाँ पर विद्यालय ये बी वाला आपका ठीक बैठेगा। वही हम बात करें 80 की, तो 80 में कवियत्री जो शुद्ध रूप लिखा जाएगा कवियत्री का, वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कवियत्री। आगे क्या कह दिया है, ये कह दिया कि भैया 81 से 85 तक गद्यांश पढ़ो और उत्तर दो। लो भाई गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लो, यानी ए यहाँ से गद्यांश शुरू हो गया, पढ़ो जल्दी से। देखो क्या कह रखा है इसमें, मैं पढ़ता हूँ। धर्म और विज्ञान में परस्पर से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है और तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य प्रति जिज्ञासा से हुई है और उससे हर बात में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक शक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य के सहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर की जैसी बाह्य संस्था के स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास
विशुद्ध भौतिकवाद होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्ण कृत्य कराता है। ठीक है ना, और कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है, न ही स्वर्ग में या नरक में। इतने इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य का उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियां अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा है कि लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आधारित है? तो प्रमाण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश को आपने सही से पढ़ा हो तो उसी में से हमें छांट कर उत्तर देने हैं। ये कह रहा है विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा तो सत्य की खोज है भैया। ठीक है। 83 में क्या कह रखा है कि एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण होना। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। इसमें क्या कहा है कि मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? क्वेश्चन नंबर 84 में तो मनुष्य अंधविश्वासी बनता है स्वयं के ऐसा मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से, उपरोक्त तीनों। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 में क्या कहा है कि विज्ञान किस पर विश्वास करता है? क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करें तो विज्ञान जो है वो सत्य पर विश्वास करता है। आगे क्या कह रखा है? आगे हमसे कहा है कि 86 से लेकर 90 तक यानी रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात कर रहे हैं। तो 86 में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। ये कह रखा है किसान धरती का मातृत्व सम्मान करता है। तो जो धरती है इसका हमें पर्यायवाची बताना। ये पूछा है यहाँ पर कह दिया ना, पर्याय बताना इनका जो रेखांकित शब्द है। तो धरती के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी वसुधा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। तो ये जो नदी दिया है इस नदी का पर्यायवाची हमें बताना है। ठीक है। तो 87 की यदि हम बात करें नदी के पर्यायवाची की तो ऑप्शन नंबर बी यानी सरिता हो जाएगा यहाँ पर नदी का पर्यायवाची। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 88 में कहा है कि गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो ये जो वायु शब्द दिया है ना आपका, ये वायु, इसका पर्यायवाची बताना हमें। तो वायु का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिल। वही कह रहे हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है तो गंगा का पर्यायवाची बताना हमें। तो भैया गंगा के पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 89 की तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा भागीरथी। भाई हम बात करें 90 की। 90 में क्या बताना है? ये जो वसुंधरा है ना इसका पर्यायवाची बताना। तो वसुंधरा किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी का। आगे क्या कह रखा हमसे? आगे ये कह रखा है कि 91 से 95 दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की मतलब पूर्ति वाक्य के रेखांकित शब्द से उपयुक्त विलोम द्वारा जानी जाती है। इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का मतलब कुल मिलाकर के हमें विलोम बताना है एक वाक्य जो रेखांकित रूप में दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 91 को समझो। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार, मतलब इसी का विलोम यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो इसका विलोम है भौतिकवाद और यही आपका वाक्य को पूरा भी कर देगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की। स्वच्छ जल के अभाव में हमें, अब इसका विलोम बता दो। क्वेश्चन नंबर 92 स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। तो इसका विलोम बताना है और उसी से वाक्य पूरा होना है। तो 93 का भी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। वही हम बात करें 94 की। तो 94 में क्या कहा जरा ध्यान दीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। किसे? शत्रु को। तो मित्र का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह है
शत्रु हो जाएगा। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में कहा है कि सामिस भोजन की तुलना में भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। तो सामिस का हमें विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा निरामिस। ठीक है, और यही यहाँ पर आएगा। आगे क्या कह रखा है, कह दिया 96 से 100 तक दिए गए मुहावरों के अर्थ बताने भैया। देखो 96 में क्या है, घी के दिए जलाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। जब रामचंद्र जी वनवास काट कर 14 वर्ष का अयोध्या आए थे तो लोगों ने घी के दिए जलाए थे, अर्थात खुशी मनाई थी। सिर चढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत आज़ादी देना, है ना। ज़्यादा आज़ादी मत दो वरना सिर पर चढ़कर नाचने लगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात करें तो इसमें कहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब क्या है, आम के आम भी मिल गए और गुठलियों का दाम भी मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसमें सब लाभ हो, या कह सकते हैं हम दोहरा लाभ। 99 में क्या कहा भैया, देखो अगर हम बात करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो प्लीज़, मुझे ज़रूरत है आपके एक सब्सक्राइबर की। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। आप हमें कहाँ से देख सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए। लकीर का फकीर होना, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रखा है कि पुरानी प्रथा का चलन करना। आज भी बहुत से लोग पुरानी ख्यालों में जी रहे हैं ना, वही वाली बात है ये। आगे कह रिया आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका मतलब क्या है कि संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंग्लिश बची है, इंग्लिश में आज आपकी नहीं करवा पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी इंग्लिश का पाठ करा दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद।